तो हाय दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मेरा विश्वास है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, ठीक होंगे। तो आज हम लोग क्लास 10th जो है उसका चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म उसके ऊपर पढ़ने वाले हैं। तो उसमें जो क्या होता है, पहले उस चैप्टर के बारे में उसका परिचय को जानेंगे। इसके बाद फिर जाकर के हम लोग अध्याय से पढ़ेंगे। तो आपका काम है केवल आप वीडियो को देखें और लाइक और सब्सक्राइब करें और देखें सही से। आपको एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो ऑब्जेक्टिव का हो या सब्जेक्टिव का हो, कोई भी छूटने वाला है। तो आज हम लोग प्रॉपर जो है उसके परिचय के बारे में समझेंगे। रैखिक समीकरण युग्म क्या है, रैखिक समीकरण युग्म में क्या होता है, रैखिक समीकरण क्या होता है ना। फिर उसमें जो उस चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव बनने वाला होगा या जो भी उस चैप्टर के ऊपर सवाल बनाने के लिए जो सूत्र होगा उसको हम लोग आज देखने वाले हैं दोस्तों। तो ठीक है, तो आप लोग हमारे वीडियो को देखें और समझे, आपको कहीं भी प्रॉब्लम का सामना करना नहीं पड़ेगा। तो हम लोग आइए देखते हैं। देखिए, हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जो हमारे बीटीसी जो सरकारी किताब है हमारा, उसका जो है चैप्टर 3 से है ना। हमारा क्या हो गया, उसी को हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को इंग्लिश में बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप देखते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। यहाँ पे युग्म की बात है, पहले हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण को देख लेते हैं। तो क्या है हमारा कि जिन समीकरण में दो चर एवं एक घात हो उसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या है कि जिन समीकरण में दो चर एवं एक घात हो उसे हम दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। आप देखिए, इस दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है उसका यह व्यापक रूप है। क्या रहेगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहां ए का मान भी 0 नहीं होगा और बी का मान भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर हम ए के जगह पे 0 रख देते हैं तो ये हमारा पूरा 0 हो जाएगा। तो हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा, जो हम लोग क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। तो या बी के जगह पे अगर हम लोग 0 रखें फिर भी हमारा ये 0 हो जाएगा, तो एक्स प्लस सी हो जाएगा, जो हमारा दो चर वाला एक चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो इसके लिए यहाँ पे लिखा जाता है कि ये ए बराबर भी 0 नहीं हो सकता और बी बराबर भी 0 नहीं हो सकता। अब हम यहाँ पे लिखे हैं कि दो चर वाले जो रैखिक समीकरण होता है उसमें घात कितना होता है, एक घात होता है, जिसका क्या घात हो, एक। अब देखिए, इसका जो पावर होगा इस पे भी पावर एक है, इस पे भी पावर एक है, तो इसका घात भी हमारा क्या होगा, एक होगा। अब कुछ एग्जाम्पल समझते हैं। एक एग्जाम्पल ये हो गया हमारा, दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया। अब देखिए, रैखिक समीकरण जो रहेगा उसका रूप क्या रहेगा, जो इस टाइप से लिखा रहेगा 2x प्लस 3y प्लस 9 बराबर 0, या और कुछ भी रहेगा। ये नहीं है कि यहाँ पे 2 रहेगा, कुछ भी रह सकता है ना। अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा हमारा जो है एग्जाम्पल 3x माइनस 2y बराबर 4, इस टाइप से भी रहेगा। यही को हम लोग क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि रैखिक समीकरण युग्म रैखिक समीकरण कहते हैं। अब इसको हम लोग कहेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है, देखिए, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण जो युग्म होता है उसका सेम यही बात लिखना है हमको ना, कि दो चर वाले रैखिक समीकरण हमारा यही होता है जिसमें दो चर हो और घात भी एक हो। अब कंडीशन हमारा यहाँ पे क्या है, तो इसका व्यापक रूप जो हो गया वो ए 1x प्लस बी 1y प्लस सी 1 बराबर 0 और ए 2x प्लस बी 2y प्लस सी 2 बराबर 0, यानी यहाँ पे दो दो रहेगा ना, ये दोनों मिलाकर के एक हो गया। और नीचे हम लोग इसका एग्जाम्पल भी दिए हैं कि एग्जाम्पल में कैसा रहेगा, 2x माइनस 3y माइनस 4 बराबर 0, फिर 3x प्लस 5y बराबर 9 बराबर यानी समीकरण ये एक हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। ये हमारा क्या हो गया, यही ऐसा रहेगा। तो समझिए ये है ना, ये पूरा मिल करके हमारा एक हुआ, एक समीकरण का ये हुआ पूरा, है ना। तो ये हमारा हो गया दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जब दो मिल जाएगा तो रैखिक समीकरण युग्म हो जाएगा, और जब अकेला रहेगा तो सीधे रैखिक समीकरण रहेगा, है ना। यहाँ पे भी देखिए इसमें 2 है, तो समझिए दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हो गया। यही अकेला रहता है, जैसे 3x माइनस 4y माइनस 5 बराबर 0, ये अकेला रहता था, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण बन जाता, और इसके साथ में दूसरा आ गया तो ये हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हो गया, है ना। अब इसके बारे में आगे हम लोग और देखते हैं कि और क्या क्या है हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के अंदर। दो चर वाले रैखिक समीकरण जो है, जो हमारा होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब इसका जो हम लोग एग्जाम्पल देखे थे, जैसे कोई सवाल ले लिए 5x माइनस 3y
प्लस 4 बराबर 0। अब इसमें हमको एक काम समझना है कि ये जो 5 हो गया ये हमारा ए हो गया, और जो बी हो गया वो हमारा क्या हो जाएगा -3 हो गया, और जो सी हुआ वो हमारा क्या हो गया 4 हो गया। तो यही हमारा ए बी सी ये हम लोग लिख लिए। और दूसरा हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि अगर दूसरा देख ले, है ना, कि जैसे मान लीजिए 3x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा ए का मान जो है ये हमारा 3 है, बी का मान -2 है, और सी का मान हमारा क्या है -4 है ना। तो इस तरीके से रैखिक समीकरण हो गया, जो समीकरण के रूप में दिया रहेगा उसको हम लोग देखे, है ना। अब हम लोग युग्म जो रहेगा, जहां पे 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो होगा उसमें क्या होगा, आपको जो रूप रहेगा वो हम बता चुके हैं कि a1x प्लस b1y प्लस में c बराबर 0, c1 बराबर 0। इस तरीके से a2x प्लस b2y प्लस में c2 बराबर 0। ये समीकरण 1 रहेगा, ये समीकरण हमारा 2 रहेगा। तो देखिए अब इस पे ऊपर जो हमारा सवाल रहेगा वो किस टाइप से रहेगा, 2x प्लस 3y माइनस 9 बराबर 0, फिर 3x प्लस 5y 3x माइनस 5y प्लस 4 बराबर, इस तरीके से आपको कुछ भी रह सकता है एग्जाम्पल के तौर पे। तो अब हमको यहाँ पे जो होगा उसमें लिख लेंगे a1 बराबर 2। काहे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 गो है ना। समीकरण ये 1 हो गया, ये हमारा समीकरण 2 हो गया। जो तो पहला वाला जो रहता है उसको हम लोग a1 मान लेते हैं, उसको y वाला को b1, इसको c1, इसी तरीके से इसको a2 b2 c2 मान लेते हैं। तो यहाँ पे जो भी दिया रहता है उसको हम लोग लिख लेंगे कि a2 जो हम a1 हमारा ये हो गया, b1 हमारा हो गया 3, और c1 जो हमारा हो गया वो माइनस में 9 हो गया, है ना। जो चिन्ह रहेगा उसको चिन्ह के साथ में लिखना है हमको, है ना। अब यहाँ पे a2 बराबर हमारा क्या हो गया 3, b2 बराबर हमारा क्या हो गया -5, और c2 बराबर हमारा क्या हो गया 4। तो ये हमको चिन्ह के साथ में हम लोग इसको लिख लेंगे। तो इस तरीके से हमारा, है ना, 2 चर वाले जो रैखिक समीकरण युग्म होता है वो हमारा इस टाइप का रहेगा। और ये जहां हम लोग को ये चीज समझना है कि a1 कौन है, b1 कौन है, c1 कौन है, और a2 कौन है, b2 कौन है, c2 कौन है, बस इसको समझना रहता है ना। बाकी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी इससे आगे क्या होता है अब जो हम लोग इसको देखेंगे वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा जो इस चैप्टर से है वो क्या। अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं यह हमारे एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आप लोग इसको एकदम सही से देखेंगे ताकि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे, है ना। आपको यहाँ से एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके लिए इस चीज को सही से समझना बहुत ही जरूरी है। यह हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो अभी पढ़ने जा रहे हैं, यह हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके लिए आप लोग इसको बहुत ही सही से देखेंगे ताकि आपको कहीं पर भी क्वेश्चन में सामना करे तो आपको दिक्कत का सामना ना करना पड़े। देखिए एक चीज को हमको समझना है, जो हमारा है a1x प्लस b1y प्लस c1, फिर a2x प्लस b2 y प्लस में c2 बराबर में 0। इस चीज को थोड़ा समझ लेते हैं। अब यहां से हम लोग को जो देखना है कि देखिए हमारा जो एक होता है प्रतिच्छेदी रेखा, एक समांतर रेखा, एक हमारा समपाती रेखा। सबसे ज्यादा यहीं से क्वेश्चन बनता है, हमारा सवाल बनाने के लिए यहाँ से बहुत ही जरूरत पड़ता है। तो इसको हमको देखना बहुत ही जरूरी है। थोड़ा हम लोग इसको देख लेते हैं कि हमारा प्रतिच्छेदी रेखा जो पहला है हम लोग देखते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, ये क्या होता है। ये हमारा हो गया प्रतिच्छेदी रेखा। जब दो रेखा एक दूसरे को क्रॉस करता है, एक दूसरे को काटता है, तो ऐसा रेखा को हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, है ना। इस बिंदु को कहेंगे प्रतिच्छेद बिंदु, प्रतिच्छेद बिंदु, इस बिंदु को कहेंगे प्रतिच्छेद बिंदु। ये जो रेखा हो गया वो हमारा क्या है प्रतिच्छेदी रेखा, है ना। और यहाँ पे लिख लीजिए, है ना, पहला पॉइंट में इसको हम लोग देख लेते हैं। इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा। अब प्रतिच्छेदी रेखा जो होता है वो क्या होता है, a1 बट्टा a2 बराबर नोट होता है b1 बट्टा b2 के, ठीक है। पर इसका नाम क्या है प्रतिच्छेदी रेखा, जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे उसको प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे ना। आप देखते हैं इसको, यहाँ पे हमारा जो हो गया दूसरा
वो हो गया हमारा समांतर रेखा। इस रेखा को हम लोग कहेंगे समांतर रेखा, जो एक दूसरे को कभी नहीं काटे, जैसे रेलवे की पटरी हो गया, वो सबको हम लोग कहेंगे समांतर रेखा। जो दोनों रेखा एक ही दिशा में जाता हो लेकिन कटता ना हो कभी, उसको हम लोग कहेंगे समांतर रेखा। ये हमारा क्या हो गया, समांतर रेखा। जैसे हम लोग रेलवे की पटरी वगैरह देखते हैं, इस टाइप का रहता है कि नहीं, तो वही हमारा क्या हो गया, समांतर रेखा हो जाता है। ये हमारा क्या है, समांतर रेखा। समांतर रेखा। अब देखिए समांतर रेखा जो होता है उसका जो सूत्र होता है, इसको हम लोग पहला पॉइंट में देख लिए। इसका जो सूत्र होता है समांतर रेखा प्रतिच्छेदी रेखा का, A1/A2 बराबर नोट B1/B2, तो उसको हम लोग कहते हैं समांतर प्रतिच्छेदी रेखा। दूसरा जो हमारा है, इस यहाँ पे देखते हैं इसका समांतर रेखा का, कि अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नोट C1/C2, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। आगे हम लोग देखते हैं समांतर रेखा होता है ना, जो एक ही रेखा पे दोनों होता है, उसको हम लोग कहते हैं समांतर रेखा, है ना। इसको हम लोग कहते हैं समांतर रेखा। इसका नाम क्या है, संपाती रेखा, सॉरी, इसको बोलते हैं हम लोग संपाती रेखा। इसका नाम है संपाती रेखा। इसका जो सूत्र है हमारा, वो है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये हो गया, है ना। तो ये हमारा क्या है, पहला प्रतिच्छेदी रेखा, है ना। इसको बोलते हैं, जिसका सूत्र होता है A1/A2 बराबर, है ना, नोट B1/B2। ये हमारा प्रतिच्छेदी रेखा। ये हो गया हमारा क्या चीज, समांतर रेखा। ये हमारा हो गया संपाती रेखा। आप देखिए इसका अगला पॉइंट जो है, प्रतिच्छेदी रेखा जो होता है उसका कितना हल होता है, उसको थोड़ा सा नहीं समझते हैं। प्रतिच्छेदी रेखा, इसमें केवल एक हल होते हैं, केवल एक हल होते हैं, या इसी को कहते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल यानी दूसरा कोई हल नहीं, इसको हम लोग कहते हैं अद्वितीय हल। आप देखिए जो समांतर रेखा होता है उसका क्या, तो समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता है, यहाँ कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं होता है। अब इसमें देखेंगे इसका दूसरा पॉइंट जो है, इसमें हमारा होता है, इसका अनेक हल होता है, अनेक हल। इसमें क्या है, अनेक हल। इसमें कोई हल नहीं, इसमें केवल और केवल एक हल होता है। अनेक हल को ही हम लोग क्या कहते हैं, अनगिनत हल। अनगिनत हल। अनेक हल को ही हम लोग क्या कहते हैं, अनगिनत हल। आप देखिए, अब इसको हम लोग समझेंगे पहले, है ना, पहले लिख लेते हैं इसको। अब इसमें देखिए, इसमें केवल जो एक हल होता है वो हमारा क्या होता है, संगत हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, संगत। जो केवल एक हल होता है वो हमारा क्या होगा, संगत। और इसमें जो, इसको लिख लेते हैं, जिसका कोई हल न हो उसको क्या कहते हैं, असंगत, है ना। और जिसका असंगत, है ना। अब देखिए जिसका अनेक हल होता है उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, संगत। अब देखिए किस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा वो हम अभी बताने वाले हैं, पहले देख लेते हैं पॉइंट को। इसके बाद इसको कहते हैं अविरोधी। अविरोधी, इसको क्या कहते हैं, अविरोधी। इसको हम लोग कहते हैं विरोधी, इसको कहते हैं विरोधी। और ये जो है हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, आश्रित। ये हमारा हो गया आश्रित, है ना। आप देखिए जो हमारा एग्जाम में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो किस प्रकार से है, उसको हम लोग समझते हैं ना। देखिए हमारा जो प्रतिच्छेदी रेखा होता है उसका सूत्र, जैसे यहाँ पे अब हमको एग्जाम में दे देगा कि A1/A2 बराबर नोट B1/B2, कौन सा हल है, एक है ना, इसका कौन सा रेखा है ना, तो प्रतिच्छेदी रेखा है कि समांतर रेखा है कि संपाती रेखा है, या एक में रहेगा कि इसमें से कोई नहीं, है ना। इस टाइप का आपको देगा। तो देखिए जो A1/A2 बराबर नोट B1/B2, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। आप फॉर्मूला याद रखिएगा, आपको हर हाल में इसमें से क्वेश्चन पूछता ही है, न पूछने का बात तो है ही नहीं, है ना। फिर देखिए, और जो प्रतिच्छेदी, अब इसमें देखिए ये एक तो ऐसे पूछ दिया, दूसरा
यहाँ पे इसमें जो वह रेखा जो प्रतिच्छेदी रेखा के कितने हल होते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा के कितने, एग्जाम में आपको पूछेगा कि प्रतिच्छेदी रेखा का कितना हल होता है, तो देखिए प्रतिच्छेदी रेखा में केवल और केवल एक हल होता है ना, या इसी को कहते हैं अद्वितीय हल। अब हमको क्वेश्चन पूछेगा कि प्रतिच्छेदी रेखा संगत होता है कि असंगत, है ना, तो प्रतिच्छेदी रेखा हमारा क्या होगा, संगत हो जाएगा, है ना। लिखा रहेगा निम्न में से कौन सा रेखा संगत है ना। तो देखिए जो देखिए यहाँ पे लिखा रहेगा A1 बटा A2 बराबर नॉट B1 बटा B2, है ना, संगत है या असंगत है या संगत असंगत दोनों है या इनमें से कोई नहीं, इस टाइप से आपको ऑप्शन में पूछ देगा, है ना। तो आपको समझ याद रखना है कि जो प्रतिच्छेदी रेखा होता है ना, उसमें केवल एक हल होता है, वह संगत होता है और अविरोधी होता है, यह विरोध नहीं करता है ना। तो अब यहाँ पे एग्जाम्पल में पूछ सकता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर, है ना, बराबर नॉट B1 बटा B2 दिया रहेगा, कहेगा कि यह क्या है ना, इसमें निम्न में से कौन है, यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिया रहेगा 4 गो, है ना, अविरोधी, विरोधी, आश्रित, इस टाइप से आपको दे देगा। तो हमको समझना है कि जो प्रतिच्छेदी रेखा है वो क्या है, हमारा आश्रित। तो यहाँ से आपको 4-5 क्वेश्चन यहाँ से आपको बन जाता है। अब देखिए दूसरा जो हमारा समांतर रेखा है, उस समांतर रेखा में क्या दिया रहेगा, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नॉट C1 बटा C2 वाला, इसके कितने हल होंगे, तो इसके कोई हल नहीं होंगे, है ना, इसका कोई हल नहीं होगा। इसके बाद ये क्या होगा, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर नॉट C1 बटा C2, इसका ऑप्शन में दिया रहेगा, ये क्या होगा, संगत असंगत, है ना। तो इस तरीके से तो ये हमारा हो गया असंगत। और जो हमारा संपाति असंगत हो गया, अब देखिए ये हमारा निम्न में से A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 ऐसे करके याद दिया रहेगा कि निम्न में से कौन है ना विरोधी है, कौन सा रेखा विरोधी है ना। तो कौन सा रेखा हमारा विरोधी होगा, तो समांतर रेखा जो होगा वो हमारा विरोधी होगा। तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव खूब पूछा जाता है। अब यहाँ पे संपाती रेखा में हमारा क्या पूछेगा कि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2, है ना, निम्न समीकरण A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2, है ना, इसके कितने हल होंगे, तो इसका कितना हल होगा, अनेक हल होगा। आप देखिए A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, है ना, क्या है, नीचे ऑप्शन दिया रहेगा संगत असंगत, है ना, इस टाइप से आपको ऑप्शन दिया रहेगा। तो ये हमारा जिसका अनेक हल रहेगा A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2, ये हमारा क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा। फिर आपको पूछेगा A1 बटा A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 हमारा क्या है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आश्रित है। तो इस टाइप से आपको यहाँ से सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है एग्जाम में। तो इसको आप लोग सही से देख लेंगे, आपको सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव आपको यहीं से पूछता है। अब हम लोग जो इससे चैप्टर अध्याय से जो पूछा जाता है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग इतना ही, है ना, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।